नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है कैल न्यूपोर्ट की बहुत ही फेमस किताब डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड पर आधारित कुछ बातें। हाँ, डीप वर्क काफी सुना है इसके बारे में। हाँ, तो जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि कैसे पूरी एकाग्रता से काम करके, जिसे न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं, हम कम समय में कहीं ज्यादा बेहतर और असरदार काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये आज के डिजिटल जमाने में इतना जरूरी स्किल क्यों बन गया है। कुछ लोग तो इसे आजकल की सुपर पावर भी कह रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना ये सुपर पावर। हाँ, मतलब एक ऐसा स्किल जो हमें भीड़ से बिल्कुल अलग कर सकता है। सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। आखिर ये डीप वर्क है क्या चीज? क्योंकि हम सब काम तो करते ही हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। देखिए, आजकल हमारी दुनिया लगातार बजते फोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस हाँ। और कभी ना खत्म होने वाले डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। तो नतीजा ये होता है कि हमारा ज्यादातर समय और दिमागी एनर्जी वो शैलो वर्क यानी सतही कामों में खर्च हो जाती है। शैलो वर्क मतलब जैसे लगातार ईमेल्स चेक करते रहना या मीटिंग्स में बैठे रहना जिनका कोई ठोस नतीजा ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते जाना। हाँ, ये ऐसे काम हैं जो हमें बिजी तो दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनमें गहरी सोच या स्किल का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। ये काम आसानी से दोहराए जा सकते हैं और अक्सर बिना ज्यादा ध्यान दिए भी हो जाते हैं। यहीं पर डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। ओके। कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक डीप वर्क वो काम है जो आप बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। ये कॉग्निटिवली चैलेंजिंग होता है, मतलब इसमें आपके दिमाग का पूरा जोर लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये ऐसा काम है जो असल में वैल्यू क्रिएट करता है, नई चीजें बनाता है और आपके स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मेहनत करना नहीं है, मतलब एक खास तरह की फोकस्ड गहरी मेहनत है। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में इसकी इतनी जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है? आजकल तो सब बिजी हैं। हाँ, और न्यूपोर्ट का तर्क है, और ये काफी मजबूत तर्क है मेरे हिसाब से, कि आने वाले समय में, या यूं कहें कि आज की इकोनॉमी में, दो तरह के लोग सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। अच्छा, कौन? पहले वो जो नई और मुश्किल चीजें तेजी से सीख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और दूसरे वो लोग जो अपने फील्ड में बेस्ट, मतलब इलीट लेवल का काम कर सकते हैं। सिर्फ काम चलाओ नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी आउटपुट देना, चाहे वो कोडिंग हो, कोई स्ट्रैटेजी बनाना हो या कोई आर्ट बनाना हो, चाहिए इंटेंस फोकस। आप बिखरे हुए ध्यान के साथ न तो कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक जल्दी सीख सकते हैं और न ही कोई वर्ल्ड क्लास काम कर सकते हैं ना। सही बात है। डीप वर्क आपको उस मेंटल डेप्थ में ले जाता है जहां असली समझ और क्रिएटिविटी पैदा होती है। न्यूपोर्ट के मानना है कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में ये क्षमता, ये एबिलिटी लगातार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग शैलो वर्क में उलझे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। इसलिए जो इसे साध लेता है उसकी वैल्यू, उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। मतलब अगर हमें सच में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें डीप वर्क को सीरियसली लेना होगा। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए, खासकर तब जब चारों तरफ इतने डिस्ट्रैक्शंस हों। कोई प्रैक्टिकल तरीका है इसका? हाँ, बिल्कुल है। न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में डीप वर्क को आदत बनाने के लिए 4 प्रैक्टिकल नियम बताए, रूल्स। 4 नियम? हाँ, ये नियम हमें धीरे धीरे अपनी एकाग्रता बढ़ाने और भटकाओं से लड़ने में मदद करते हैं। पहला नियम है गहराई से काम करें, यानी वर्क डीपली। गहराई से काम करें, सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि डीप वर्क की क्षमता एक मसल की तरह। मसल की तरह? मांसपेशी। हाँ। जैसे जिम में वजन उठाकर मसल स्ट्रांग होती है, वैसे ही लगातार प्रैक्टिस से फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने दिन या हफ्ते में डीप वर्क के लिए फिक्स्ड टाइम और स्पेस तय करना। अच्छा। ये ऐसा टाइम होना चाहिए जब आपको पता हो कि आप सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान देंगे, बिना किसी इंटरप्शन के। जैसे मान लीजिए सुबह के 2 घंटे सिर्फ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना, फोन वगैरह सब बंद करके। बिल्कुल। या हफ्ते में कुछ खास दिन। न्यूपोर्ट अलग अलग फिलॉसफीज की बात करते हैं।
कुछ लोग मठवासी यानी मोनेस्टिक तरीका अपनाते हैं, जहां वो लगभग पूरी तरह दुनिया से कट जाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। कुछ बाई मॉडल जो साल के कुछ हिस्से डीप वर्क के लिए रखते हैं, बाकी टाइम नॉर्मल। ज्यादातर लोगों के लिए लयबद्ध यानी रिदमिक तरीका काम करता है। रिदमिक मतलब हर दिन एक फिक्स टाइम, जैसे सुबह 9 से 11 डीप वर्क के लिए रिजर्व रखना। या फिर एक जर्नलिस्टिक तरीका भी है, जहां आप जब भी मौका मिले, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, फौरन डीप मोड में चले जाते हैं। जरूरी ये है कि आप अपने लिए एक सिस्टम चुनें और उसे निभाएं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ओके, और सिर्फ टाइम तय कर लेना काफी है या कुछ और भी करना पड़ता है उस दौरान? नहीं, सिर्फ टाइम तय करना पहला कदम है। असली चैलेंज तो उस दौरान फोकस बनाए रखना है। हाँ, वही तो इसके लिए न्यूपोर्ट अनुष्ठान यानी रिचुअल्स बनाने पर जोर देते हैं। अनुष्ठान जैसे पूजा पाठ वाले? नहीं, उस तरह के नहीं। यहाँ रिचुअल का मतलब है कुछ तयशुदा काम, छोटी छोटी आदतें जो आपके दिमाग को सिग्नल दें कि भाई अब डीप वर्क का टाइम शुरू हो गया है। अच्छा, जैसे काम शुरू करने से पहले एक खास तरह की कॉफी पीना, या अपनी डेस्क साफ करना, कंप्यूटर पर जरूरी टैब्स के अलावा सब बंद कर देना। हाँ, ये सब तो करते हैं कई लोग। बिल्कुल, दरवाजा बंद करना या हेडफोन लगाना। एक बहुत जरूरी चीज है अपना लक्ष्य साफ करना कि इस डीप वर्क सेशन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और एक टाइम लिमिट तय करना, जैसे मैं अगले 90 मिनट सिर्फ इसी पर काम करूंगी। ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं जो आपको फोकस करने में मदद करता है। न्यूपोर्ट की एक बात मुझे बहुत सही लगती है, ग्रेट रिजल्ट्स डोंट कम फ्रॉम बिजीनेस, दे कम फ्रॉम फोकस। मतलब शानदार नतीजे सिर्फ व्यस्त दिखने से नहीं आते, फोकस करने से आते हैं। ये मसल वाली बात और रिचुअल बनाने का आइडिया वाकई इंटरेस्टिंग है। इससे थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है ये सब। चलिए दूसरे नियम पर आते हैं। आपने कहा था 4 नियम है। हाँ, दूसरा नियम, और ये थोड़ा जैसा आपने कहा था चौंकाने वाला है जी। ये है बोरियत को अपनाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाओ? हाँ। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो हमेशा बोरियत से भागने की कोशिश करते हैं, जरा सा खाली टाइम मिलाने की, फोन हाथ में। और यही प्रॉब्लम है। न्यूपोर्ट का तर्क है कि जब हम हर बार बोरियत महसूस होते ही तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन का सहारा लेते हैं, तो हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो बिना स्टिमुलेशन के रह ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ, हम उसे लगातार आसान और तुरंत मिलने वाली संतुष्टि का आदी बना देते हैं। इससे हमारी गहरी एकाग्रता की जो क्षमता है वो कमजोर होती जाती है। तो क्या करें फिर? जानबूझकर बोर हो? तुरंत रुक कर। हाँ। मतलब ये नहीं कि आप दिन भर खाली बैठें, लेकिन जब आप लाइन में खड़े हों या कहीं इंतजार कर रहे हों या आप काम के बीच थोड़ा ब्रेक हो, हाँ, तो तुरंत फोन निकालने के बजाय बस अपने विचारों के साथ रहें। थोड़ा बोरियत महसूस होने दें, उसे सहना सीखें। ये आपके दिमाग के लिए फोकस की ट्रेनिंग जैसा है। जब आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस का विरोध करना सीखते हैं, तो फिर बड़े काम पर घंटों तक ध्यान लगाना आसान हो जाता है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह एकाग्रता बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि बोरियत भी फायदेमंद हो सकती है। वाह, ये तो हुई दूसरी बात। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम आज के डिजिटल युग के लिए शायद सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन जरूरी है। हाँ। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, क्विट सोशल मीडिया, या कम से कम उसके इस्तेमाल को लेकर बहुत सावधान हो जाओ। ओह, ये तो मुश्किल है बॉस। आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। क्या न्यूपोर्ट पूरी तरह छोड़ने की बात करते हैं? वो एक बहुत ही लॉजिकल नजरिया पेश करते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो हमारे ध्यान को लगातार खींचें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। हाँ, वो तो है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया पोस्ट हमारे फोकस को तोड़ता है और हमें डीप वर्क से दूर ले जाता है। वो कहते हैं कि हमें हर उस टूल या ऐप का मूल्यांकन क्राफ्ट्समैन अप्रोच से करना चाहिए। क्राफ्ट्समैन अप्रोच, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जैसे कारीगर सिर्फ उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करता है जो उसके काम के लिए वाकई जरूरी और फायदेमंद है, हाँ, वैसे ही हमें भी डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से पूछें, क्या ये सोशल मीडिया ऐप मेरे पर्सनल या प्रोफेशनल लक्ष्यों को पाने में महत्वपूर्ण और सीधा योगदान दे रहा है? क्या इसके फायदे इसके द्वारा पैदा किए जा रहे डिस्ट्रैक्शन और ध्यान की बर्बादी से ज्यादा हैं? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। हाँ, और अगर जवाब नहीं है या आप श्योर नहीं हैं, तो न्यूपोर्ट उसे 30 दिनों के लिए छोड़कर देखने का सुझाव देते हैं। 30 दिन? हाँ,
देखें कि क्या आपकी जिंदगी या काम पर कोई नेगेटिव असर पड़ता है। अक्सर लोग पाते हैं कि उन्हें उसकी उतनी जरूरत थी ही नहीं जितनी वो सोचते थे। ये एक प्रैक्टिकल तरीका लगता है, पूरी तरह छोड़ने के बजाय सोच समझकर चुनना कि क्या वाकई जरूरी है। लेकिन वो जो होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसका क्या करें? लगता है कि अगर ऑनलाइन नहीं रहे तो पता नहीं क्या छूट जाएगा। हाँ, न्यूपोर्ट इस पर भी बात करते हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर जो मिसिंग आउट का डर होता है वो शैलो चीजों से जुड़ा होता है। अच्छा। हाँ, वो ज्यादातर ऑफलाइन दुनिया में होती हैं। जो समय और ध्यान आप सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं उसे अगर डीप वर्क या रियल लाइफ के अनुभवों में लगाएं तो शायद आप कहीं ज्यादा गेन करेंगे बजाय कुछ मिस करने के। इंटरनेट को मनोरंजन के सागर की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। सही कहा, ये नजरिया बदलने वाली बात है। बिल्कुल। अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर। चौथा नियम है सतही कामों को कम करो, ड्रेन द शैलोज। ये पहले नियम वर्क डीपली का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। ओके। सिर्फ डीप वर्क के लिए टाइम निकालना काफी नहीं है, आपको अपने दिन से शैलो वर्क कि गैर जरूरी बोझ को भी कम करना होगा। लेकिन शैलो वर्क तो करना ही पड़ता है ना, ईमेल का जवाब देना है, मीटिंग्स करनी है, ये सब तो काम का हिस्सा है। बिल्कुल है। और न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म कर दें, ये इम्पॉसिबल है और जरूरी भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें इस बारे में बहुत ज्यादा जागरूक और इंटेंशनल होना चाहिए कि हम कितना समय शैलो कामों पर खर्च कर रहे हैं। अक्सर हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ये छोटे छोटे काम हमारे दिन का कितना बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गया। तो इसे कम कैसे करें, कोई तरीका? हाँ, एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिसकी हमने पहले भी थोड़ी बात की थी, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग? हाँ। अपने पूरे दिन को हर घंटे को पहले से ब्लॉक में बांट दें। तय करें कि किस समय आप क्या करेंगे। जैसे सुबह 9-11 डीप वर्क प्रोजेक्ट ए पर, 11 से 11:30 ईमेल चेक और जवाब, 11:30 से 12:30 टीम मीटिंग, दोपहर 1 से 3 डीप वर्क प्रोजेक्ट बी पर, 3 से 4 शैलो टास्क जैसे कॉल्स, फॉर्म भरना वगैरह। यहाँ तक कि ब्रेक और लंच का टाइम भी तय करें। इससे क्या फायदा होगा? ये तो बहुत ज्यादा प्लानिंग जैसा लगता है, कहीं ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो जाए। नहीं, उल्टा होता है एक्चुअली। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको क्लैरिटी मिलती है। आपको पता होता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है। ये आपको शैलो कामों को उनके तय समय तक लिमिट रखने में मदद करता है। अच्छा। अगर कोई अचानक आया ईमेल या काम आपके डीप वर्क ब्लॉक में घुसने की कोशिश करता है तो आप उसे बाद के शैलो ब्लॉक के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। ये आपको अपने समय का कंट्रोल वापस देता है। न्यूपोर्ट ये भी सुझाव देते हैं कि दिन के आखिर में अगले दिन की योजना बना लें। और एक बेहद जरूरी बात, काम खत्म होने के बाद एक डिजिटल शटडाउन करें। डिजिटल शटडाउन मतलब काम के बाद फोन, लैपटॉप बिल्कुल बंद? हाँ, मतलब एक फिक्स टाइम तय करें, जैसे शाम 6 बजे या 7 बजे, जिसके बाद आप काम से जुड़े ईमेल, मैसेज या कोई भी डिजिटल टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपके दिमाग को रेस्ट करने और रिचार्ज होने का मौका देता है। अगर दिमाग लगातार काम के बारे में सोचता रहेगा या नोटिफिकेशन से घिरा रहेगा तो वो अगले दिन डीप वर्क के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना काम। ये चारों नियम, गहराई से काम करना, बोरियत को अपनाना, सोशल मीडिया को लिमिट करना और सतही कामों को कम करना, सुनने में तो बहुत पावरफुल लगते हैं। अगर कोई इन्हें अपनी जिंदगी में उतार ले तो नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? न्यूपोर्ट और कई और लोगों के अनुभवों के आधार पर फर्क बहुत बड़ा पड़ सकता है। सबसे पहला और सीधा नतीजा है प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त इजाफा। प्रोडक्टिविटी? हाँ, आप कम समय में ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का काम करने लगते हैं क्योंकि आप बिना भटके पूरी क्षमता से काम कर रहे होते हैं। यानी कम घंटे काम करके भी ज्यादा अचीव करना पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। डीप वर्क का मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि काम के घंटों को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है। क्वालिटी और स्पीड दोनों सुधरती हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। और क्या? एक और बड़ा फायदा है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है काम से मिलने वाला गहरा संतोष और अर्थ, सैटिस्फैक्शन एंड मीनिंग। संतोष? हाँ। वो कैसे? जब आप किसी मुश्किल चैलेंज पर पूरा ध्यान लगाकर उसे पार करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या कुछ वैल्यूएबल बनाते हैं, तो इससे एक गहरी संतुष्टि मिलती है। हाँ, ये तो होता है। ये उस तरह की संतुष्टि है जो लगातार ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से कभी नहीं मिल सकती। ये क्राफ्ट्समैनशिप वाली फीलिंग है, अच्छा काम करने का सुख। न्यूपोर्ट का मानना है कि हमारा दिमाग गहरी एकाग्रता के लिए बना है और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। उनकी एक और बात याद आती है, अ लाइफ लिव्ड फोकस्ड ऑन द शैलो
इज अ लाइफ फंडामेंटली पोरर देन वन लिव्ड विद डेप्थ। यानी सतही चीजों पर केंद्रित जीवन गहराई से जिए गए जीवन की तुलना में मौलिक रूप से कमतर होता है। A life without distraction is a life of meaning and success. ये बात भी तो उन्होंने कही थी है ना? बिल्कुल भटकाव रहित जीवन ही सार्थक और सफल जीवन है। बिल्कुल। तो डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने या करियर में आगे बढ़ने का तरीका नहीं है, ये एक ज्यादा मीनिंगफुल और संतुष्ट जीवन जीने का रास्ता भी हो सकता है। तो कुल मिला के कैल न्यूपोर्ट के इन विचारों का सार यही है कि अगर हम आज की शोरगुल और भटकाव भरी दुनिया में सच में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या सिर्फ अपने काम से ज्यादा संतुष्टि पाना चाहते हैं, तो हमें डीप वर्क की कला को सीखना और अपनाना होगा। ये आसान नहीं होगा, जाहिर है, इसके लिए अनुशासन और लगातार कोशिश की जरूरत होगी। हमें अपने ध्यान को एक कीमती चीज की तरह देखना होगा और उसे सोच समझकर खर्च करना होगा। सही कहा। ये एक सफर है, एक प्रैक्टिस है जिसे धीरे धीरे डेवलप करना होता है। हर दिन थोड़ा टाइम निकालना, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे सचेत रूप से दूरी बनाना, यही शुरुआत है। जैसा कि किताब के अंत में भी इशारा किया गया है, सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो फोकस करना जानते हैं। बिल्कुल, और ये सब बातें सोचने पर मजबूर करती हैं वाकई। और यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी उभरता है जो इन सोर्सेस के दायरे से शायद थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इन्हीं की बुनियाद पर खड़ा है। क्या? कि अगर हम डीप वर्क में महारत हासिल कर लेते हैं तो ये सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बदलेगा, ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को कैसे नया आकार दे सकता है। क्या हम टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे अपने लक्ष्यों के लिए बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट। और शायद इससे भी बड़ा सवाल, क्या ये हमारे लिए एक सफल या सार्थक दिन की परिभाषा को ही बदल सकता है, जहां दिन की कीमत सिर्फ इस बात से ना आंकी जाए कि कितना कुछ किया, बल्कि इससे कि कितनी गहराई और ध्यान से किया। वाओ। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।